गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा घर था। उसी घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था सावित्री। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी अपनी बेटियों के लिए इंतजार बाकी था। सुबह का समय था। सावित्री अपने घर के बाहर चौखट पर बैठी दूर रास्ते की तरफ देख रही थी। पता नहीं मेरी बेटियों को मेरी याद आती भी होगी या नहीं। 5 साल हो गए उनकी शादी को। न बड़ी बेटी रमा मिलने आई, न छोटी गीता। जब इनके पिता जिंदा थे तब दोनों बार बार आ जाया करती थीं, लेकिन उनके जाने के बाद जैसे दोनों अपनी अपनी दुनिया में खो गईं। क्या सच में शादी के बाद बेटियां इतनी दूर हो जाती हैं कि माँ की चौखट तक भूल जाती हैं? इतने में पड़ोस की एक औरत वहां से गुजरी। उसने सावित्री को उदास बैठे देखा तो रुककर बोली, अरे सावित्री, आज फिर सुबह सुबह दरवाजे पर बैठी रास्ता देख रही है? कब तक यूं ही इंतजार करेगी? क्या करूं बहन, दिल है कि मानता ही नहीं। रोज यही लगता है कि शायद आज कोई बेटी सामने से आती दिख जाए, लेकिन अब तो लगता है कि इंतजार ही मेरा सहारा बन गया है। अगर इतनी याद आ रही है तो खुद चली जा अपनी बेटियों के घर। आखिर माँ है तू, तेरे जाने से कौन रोक देगा? हाँ, शायद अब यही ठीक रहेगा। कब तक बैठी रहूं? आज मैं खुद जाकर देखती हूँ कि मेरी बेटियां कैसी हैं। क्या सच में उन्हें अपनी माँ की कोई खबर नहीं? सावित्री ये कहकर अपनी पुरानी टोकरियों के पास जाकर बैठ गई। वही टोकरियां जिन्हें वो कई दिनों से अपने हाथों से बनाकर गांव में बिकवाती थी ताकि थोड़ा थोड़ा पैसा जुड़ सके। पास रखी छोटी कपड़े की पोटली उसने उठाई। उसमें वही पैसे थे जो टोकरियां बेच बेचकर उसने बड़ी मुश्किल से जोड़े थे। पैसों को हाथ में लेकर सावित्री हल्की मुस्कान के साथ बोली, इन बूढ़े हाथों से बनाई हुई इन टोकरियों ने ही मेरा साथ निभाया है। थोड़ा थोड़ा करके जो पैसे जोड़े थे, सोचा था किसी ज़रूरत में काम आएंगे, लेकिन आज सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि अपनी बेटियों के घर खाली हाथ ना जाऊं। इतने साल बाद माँ जा रही है, कुछ लेकर जाना ही चाहिए। उसने पोटली में से पैसे लिए और दुकान पर पहुंचकर उसने दुकानदार से कहा, भैया, ज़रा आधा किलो अच्छे वाले लड्डू दे देना और थोड़ा बिस्किट भी रख देना। बहुत साल बाद अपनी बेटियों के घर जा रही हूँ, खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा। अरे सावित्री काकी, आज तो बड़ी खुशी लग रही है चेहरे पर। आखिर किस बेटी के घर जा रही हो? पहले बड़ी बेटी रमा के घर जाऊंगी, फिर वहां से छोटी गीता के पास निकल जाऊंगी। बहुत साल हो गए दोनों को देखे हुए। आज दिल ने कहा कि अब और इंतजार नहीं। सामान लेकर सावित्री दुकान से बाहर आई और गांव के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई। रास्ता लंबा था, इसलिए वो बस अड्डे तक पहुंची। वहां कुछ देर खड़ी रही, फिर बस आने पर धीरे धीरे चढ़ गई। करीब 2 घंटे बाद सावित्री रमा के घर पहुंची। इतना बड़ा घर देखकर वह कुछ पल दरवाजे को देखती रही, फिर धीरे से आवाज लगाई, रमा, ओ रमा बेटा, दरवाजा खोल, मैं हूँ। अंदर से नौकरानी बाहर आई। उसने सावित्री को देखा और पूछा, कौन हो तुम? किससे मिलना है? बेटी, रमा से कह दो उसकी माँ गांव से आई है। थोड़ी देर बाद रमा जल्दी जल्दी बाहर आई। माँ को सामने देखकर पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अरे माँ, आप अचानक? पहले बता देती तो मैं किसी को लेने भेज देती। इतनी दूर अकेले आने की क्या जरूरत थी? क्या करती बेटा, मन बहुत दिनों से बेचैन था। 5 साल हो गए तुझे देखे हुए। रोज दरवाजे पर बैठकर यही सोचती थी कि शायद आज मेरी कोई बेटी सामने से आती दिख जाए, लेकिन जब इंतज़ार बहुत लंबा हो जाए तो एक दिन माँ खुद ही चल पड़ती है। सोचा आज अपनी बेटी को देख लूं, उसका हाल जान लूं, फिर छोटी के पास भी चली जाऊंगी। माँ, आपने पहले बता दिया होता तो मैं थोड़ा इंतजाम अच्छे से कर लेती।
अचानक आने से मैं खुद भी घबरा गई। चलिए अंदर बैठिए, इतनी दूर से आई हैं, पहले आराम कर लीजिए। बहुत सुंदर घर है तेरा रमा। सच कहूं तो तेरे पिता आज होते तो तुझे इस तरह देखकर बहुत खुश होते। हमेशा कहते थे कि मेरी बड़ी बेटी जहां भी रहे सुख में रहे। हाँ माँ, भगवान ने सब ठीक रखा है। बस घर की जिम्मेदारियाँ इतनी रहती है कि समझ ही नहीं आता दिन कब निकल जाता है। कई बार सोचा आपके पास आऊं, लेकिन हर बार कोई ना कोई काम आ जाता है। और बेटा, दामाद जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। इतने साल बाद आई हूँ, उनसे भी मिल लेती। वो अभी बाहर गए हैं माँ, जरूरी काम था। शायद थोड़ी देर में आ जाएं, लेकिन उनका समय भी आजकल बहुत उलझा रहता है। फिर उसने नौकरानी से कहा, जल्दी से बाजार से नाश्ता और चाय ले आओ, माँ इतनी दूर से आई हैं। अगर घर में कुछ बना होता तो वही दे देती बेटा। बाहर से मंगाने की क्या जरूरत थी? माँ, अभी रसोई में कुछ तैयार नहीं था, इसलिए सोचा जल्दी से बाहर से मंगा लूं, ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े। थोड़ी देर बाद नाश्ता और चाय आ गई। ठीक है बेटा, माँ के लिए इतना भी काफी है कि बेटी सामने बैठी हो। कुछ देर कमरे में हल्की चुप्पी रही। फिर सावित्री उठने लगी और बोली, अच्छा रमा, अब मैं चलती हूँ। अभी गीता के घर भी जाना है। बहुत साल हो गए उसे भी देखे हुए। सोचा आज दोनों बेटियों से मिलकर ही लौटूं। अरे माँ, थोड़ी देर और बैठ जाती तो अच्छा लगता, लेकिन अगर जाना जरूरी है तो ध्यान से जाइएगा, रास्ता लंबा है, थक भी जाएंगी। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा। उसे समझ आ गया कि रोकने की बात सिर्फ कहने भर की है। सावित्री धीरे धीरे चलते हुए छोटी बेटी गीता के घर के बाहर पहुंची। घर के सामने मिट्टी का छोटा सा आंगन था और बाहर एक पुरानी चारपाई बिछी हुई थी। गीता वहीं बाहर कुछ काम कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर सामने गई, उसने माँ को देखा और एक पल के लिए ठिठक गई। फिर जल्दी से उनके पास आ गई। आंखों में चमक और भरती हुई आवाज में वो बोली, अरे माँ, आप यहाँ? सच कहूँ तो एक पल के लिए मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। इतने दिनों बाद आपको अपने सामने देखकर दिल भर आया है। कितनी बार मन किया कि खुद आकर आपसे मिलूं, लेकिन हालात ऐसे रहे कि बस सोच कर रह गई। आज आपको यूं अचानक सामने देखकर लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी बहुत पुरानी दुआ सुन ली। बेटा, मेरा भी मन बहुत दिनों से तुझे देखने को कर रहा था। सोचती रहती थी कि मेरी छोटी बेटी किस हाल में होगी, कैसे अपना घर संभाल रही होगी। आज जब बड़ी बेटी के घर से निकली तो मन ने कहा कि अब तुझसे मिले बिना वापस नहीं जाऊंगी, इसलिए सीधे तेरे पास चली आई। माँ, आइए यहाँ बैठ जाइए। धूप भी हल्की है और बाहर हवा भी चल रही है। घर छोटा है, लेकिन आपका आना मेरे लिए बहुत बड़ा सुख है। दोनों चारपाई पर बैठ गए। इतने में पास खेल रहे दो बच्चे धीरे धीरे पास आकर खड़े हो गए और सावित्री को देखने लगे। बेटा, पास आओ। ये तुम्हारी नानी है, जिनके बारे में मैं तुमसे हमेशा कहती थी कि मेरी माँ बहुत हिम्मत वाली हैं और उन्होंने बहुत मुश्किलें झेलकर हमें बड़ा किया है। अरे, इतने बड़े हो गए मेरे बच्चे। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। लगता है जैसे कल की बात हो, जब तुम्हारी माँ खुद इतनी सी थी और आज उसके अपने बच्चे मेरे सामने खड़े। कुछ देर बच्चों को देखते रहने के बाद सावित्री ने गीता की तरफ ध्यान से देखा और धीरे से पूछा, और बेटा, तू कैसी है? तेरे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तू बहुत थक जाती है। आंखों में जो थकान है वो बता रही है कि जिम्मेदारियां बहुत हैं। सच सच बता, सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है माँ, जैसे तैसे दिन निकल जाते हैं। जरूरतें तो बहुत हैं, लेकिन आदमी सीख ही जाता है कि कम में भी घर कैसे चलाना है। बस बच्चों का चेहरा देखकर हिम्मत बनी रहती है। और बेटा, दामाद जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। इतने साल बाद आई हूँ, सोचा उनसे भी मिल लूं, दो बातें कर ये लूं। सुनते ही गीता का चेहरा अचानक शांत हो गया। उसकी मुस्कान हल्की पड़ गई। वो कुछ बोलती उससे पहले पास खड़ी छोटी बच्ची मासूमियत से बोल पड़ी, नानी, हमने तो अपने पापा को कभी देखा ही नहीं। माँ बस उनका नाम लेती हैं,
लेकिन वो कभी हमारे पास नहीं आए। ये सुनते ही सावित्री का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत गीता की तरफ देखा और गंभीर आवाज में, गीता, ये बच्ची क्या कह रही है? तू इतने दिनों से कौन सी बात अपने अंदर दबाए बैठी है? मुझे साफ साफ बता बेटा, आखिर सच क्या है? गीता ने कुछ पल तक सिर झुकाए रखा। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे गिरने लगे। माँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। हमेशा यही सोचती रही कि आप पहले ही अकेली हैं। ऊपर से अगर मैं अपना दुख बता दूंगी तो आपका दिल और टूट जाएगा। इसलिए हर बार मन में बात आई, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। शादी के शुरू के दिनों में सब ठीक था माँ। उन्होंने कहा था कि कुछ समय के लिए बाहर जाकर काम करेंगे, पैसे कमाकर लौटेंगे ताकि घर संभल जाए। मैंने भी विश्वास किया। जाते समय उन्होंने कहा था कि जल्दी लौट आएंगे, लेकिन दिन बीतते गए, फिर महीने बीत गए और इंतजार लंबा होता गया। पहले कुछ दिन खबर आती रही, कभी किसी के हाथ संदेश भेज देते थे, कभी किसी जानने वाले से पता चलता था कि ठीक हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे खबरें भी कम होती गईं और एक दिन ऐसा आया जब सब बिल्कुल बंद हो गया। जब ये छोटे थे तब हर रोज पूछते थे कि हमारे पापा कब आएंगे। मैं हर बार इन्हें यही कहती रही कि जल्दी आएंगे, बस थोड़ा इंतजार करो। लेकिन माँ, इंतजार करते करते साल गुजर गए। तो फिर तूने मुझे खबर क्यों नहीं दी बेटा? एक बार बता देती, मैं तेरे पास आ जाती। कैसे बताती माँ? हर बार लगा कि अगर आपको बताऊंगी तो आप बेचैन हो जाएंगी। इसलिए सोचा कि जैसे तैसे खुद ही सब संभाल लूं। लोगों के घर काम किया, थोड़ा थोड़ा जोड़कर बच्चों को पाला। कभी खुद कम खाया, लेकिन इन्हें भूखा नहीं सुलाया। अरे पगली, माँ से अपना दर्द छुपाया नहीं जाता। तू अकेली इतना सब सहती रही और मुझे खबर तक नहीं होने दी। माँ, कई रातें ऐसी गई जब लगा कि अब हिम्मत नहीं बचेगी, लेकिन बच्चों को देखकर खुद को संभाल लिया। यही सोचती रही कि अगर मैं टूट गई तो इनका क्या होगा। सावित्री कुछ देर तक चुपचाप चारपाई पर बैठी रही। फिर उसने गहरी सांस लेकर गीता की तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा, आज तेरे पास बैठकर मन में बहुत सी बातें एक साथ घूम रही हैं। मैं जब तेरी बड़ी बहन के घर गई थी तो वहाँ सब कुछ बहुत बड़ा और सजा हुआ था। बड़ा घर, अच्छे सामान, हर चीज़ अपनी जगह पर थी। लेकिन न जाने क्यों वहाँ बैठकर मन को वो अपनापन महसूस नहीं हुआ जो यहाँ आकर मिल रहा है। वहाँ सब कुछ था, लेकिन बातों में जल्दी थी, जैसे हर काम के बीच मेरे लिए थोड़ा समय निकाला गया हो। और यहाँ तेरे पास बैठी हूँ तो लगता है कि थकान अपने आप उतर रही है, जबकि तेरे पास खुद कितनी कमी है, कितनी जिम्मेदारियाँ हैं। माँ, ऐसा मत सोचिए। दीदी अपनी जगह गलत नहीं होंगी। हर घर का अपना ढंग होता है, जिम्मेदारियाँ अलग होती हैं। कभी कभी इंसान चाहकर भी उतना समय नहीं दे पाता जितना देना चाहता है। माँ, बाहर बहुत देर से बैठी हैं, आइए अंदर चलिए, कमरे में बैठकर थोड़ा कुछ खा लीजिए। घर में जो है वही अपने हाथ से आपके सामने रखती हूँ। सावित्री उसके साथ अंदर कमरे में चली गई। कमरा छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और सलीके से रखा हुआ था। गीता ने जल्दी से एक थाली में साधारण खाना और पानी लाकर माँ के सामने रखा। वह प्यार से बोली, माँ, हमारे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो है वही दिल से आपके लिए रखा है। रास्ते से आई हैं, थोड़ा खा लीजिए, तब मुझे भी अच्छा लगेगा। बेटा, माँ के लिए खाने की चीज़ बड़ी नहीं होती, देने वाले का मन बड़ा होता है। तूने जिस अपनापन से मुझे भीतर बैठाकर खिलाया है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। माँ, घर छोटा हो सकता है, लेकिन अपने के लिए जगह दिल में होती है। सावित्री ने थोड़ा सा खाया, फिर धीरे से बोली, सच कहूँ, इस साधारण खाने में भी जो संतोष है वह बहुत जगह नहीं मिलता। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, देर हो जाएगी तो रास्ता भारी लगेगा।
लेकिन आज तेरे घर से बहुत कुछ सोच कर जा रही हूँ। माँ, रास्ते में संभल कर जाइएगा और अब इतनी देर मत कीजिएगा मिलने में। सावित्री बाहर निकली और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर सावित्री बैठ गई। उसके मन में दोनों बेटियों की बातें घूम रही थीं। वह धीरे से खुद से बोली, एक बेटी के घर में सब कुछ है, लेकिन अपनापन कम लगा। और दूसरी बेटी के घर में साधन कम है, फिर भी मन भर आया। सच में घर की असली गर्माहट सामान से नहीं, व्यवहार से होती। कुछ दिन बीत गए। एक दोपहर सावित्री अपने आंगन में चुपचाप बैठी थी। तभी गांव का वही लड़का उसके पास आकर खड़ा हो गया। सावित्री ने उसकी तरफ देखा तो वह धीरे से बोला, अम्मा, जैसा आपने कहा था, मैं आपकी दोनों बेटियों तक आपका संदेश पहुंचा आया हूं। सोचा लौटकर आपको सब ठीक से बता दूं कि वहां क्या हुआ। पहले मैं आपकी बड़ी बेटी रमा के घर गया। उनका घर बहुत बड़ा है। सब कुछ बहुत अच्छा लगा देखने में। मैंने जैसे ही कहा कि अम्मा ने बुलाया है, उन्होंने बस मेरी बात सुनी और इतना कहा कि ठीक है, समय मिलेगा तो आ जाएंगे। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा भी रहा, लेकिन उन्होंने ना तो बैठने को कहा, ना पानी पूछा। बस बात सुन ली और अपने काम में लग गई। मुझे लगा शायद उनके पास बहुत काम होगा, इसलिए मैं वहीं से लौट आया। उसके बाद मैं आपकी छोटी बेटी गीता के घर गया। जैसे ही मैंने कहा कि अम्मा ने याद किया है, वो तुरंत घबरा गई। पहले तो बार बार पूछने लगी कि आप ठीक तो है ना। फिर मुझे बैठाया, पानी दिया और बोली कि इतनी दूर से आए हो, कुछ खाए बिना कैसे जाओगे। घर में ज़्यादा कुछ नहीं था अम्मा, लेकिन जो था वही बड़े मन से सामने रख दिया। उसने कहा कि माँ ने बुलाया है तो मैं ज़रूर आऊँगी, चाहे जैसे भी आना पड़े। उसकी बातों में चिंता भी थी और अपनापन भी। और दोनों आने की बात कह गई? हाँ अम्मा, दोनों ने आने को कहा है। छोटी बेटी तो जल्दी आने की तैयारी में लग गई है और बड़ी बेटी ने भी कहा है कि समय निकाल कर आएंगी। सावित्री कुछ पल तक सोचती रही। उसी समय दूसरी तरफ रमा अपने मन में अलग ही हिसाब लगा रही थी। माँ ने अचानक बुलाया है, जरूर कोई जरूरी बात होगी। इतने दिनों बाद अगर दोनों को साथ बुलाया है तो शायद घर जमीन की बात हो। अगर ऐसा है तो मुझे वहाँ रहना ही चाहिए। वहीं गीता के मन में सिर्फ एक ही चिंता थी, माँ ने बुलाया है, पता नहीं कैसी होंगी, जल्दी पहुँचना चाहिए। अब दोनों बेटियां आने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन दोनों के मन की वजह एक जैसी नहीं थी। अगले दिन दोनों बेटियां सावित्री के घर आ गईं। सावित्री ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में एक तरफ चारपाई बिछी थी, वहीं सावित्री बैठी थी। गीता उसके पास बैठ गई और रमा सामने कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर तक कमरे में चुप्पी रही। फिर सावित्री ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि अपने मन की एक जरूरी बात साफ कर दूं। उम्र के इस पड़ाव पर इंसान यही चाहता है कि जो फैसला करना हो वो अपने सामने कर दे, ताकि बाद में किसी के मन में कोई बात बाकी ना रहे। माँ, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने हमें एक साथ बुलाया? मैं अपने इस घर के बारे में फैसला करना चाहती हूँ। ये घर छोटा है, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इससे जुड़ी है। इसलिए चाहती हूँ कि जो भी हो साफ साफ कह दूं। माँ, अगर घर की बात है तो मैं भी यही सोच रही थी कि समय रहते तय हो जाना चाहिए। आखिर मैं बड़ी हूँ, इसलिए जिम्मेदारी भी मेरी बनती है। गीता चुप रही। तभी सावित्री ने शांत स्वर में कहा, रमा, मैंने सोच लिया है कि ये घर मैं गीता को दूंगी। मुझे क्यों नहीं माँ? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं? अधिकार तेरा भी है, लेकिन तेरे पास सब कुछ है। बड़ा घर है, सुविधा है। गीता के पास इतना सहारा नहीं है। और मैंने ये भी देखा है कि कमी में रहते हुए भी इसने अपनापन नहीं छोड़ा। अगर फैसला यही है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। इतना कहकर वह उठी और गुस्से में अपने घर वापस चली गई। सावित्री को पहले से ही पता था कि रमा के मन में घर को लेकर लालच है। अब तू यही मेरे साथ रहेगी। ये घर अब तेरा है,
लेकिन उससे भी पहले तू मेरा सहारा है। माँ, मुझे घर नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।